सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रीट की डोज का 30 प्रश्न रोज का कार्यक्रम का 12वां भाग आज आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए देखते हैं कितने प्रश्न सही हुए हैं आज के पेपर में आपके। पहला प्रश्न, निम्न में से सहज अनुबंधन सिद्धांत की विशेषता नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने है। इसमें विशिष्ट अनुबंधनहीन उद्दीपकों तथा अनुबंधन युक्त उद्दीपनों में संबंध स्थापित होता है। दूसरा, इसमें सीखना उद्दीपन की स्थापन्यता पर आधारित होता है। तीसरा, इसमें प्राणी द्वारा अनुक्रिया होने के पश्चात पुनर्बलन प्रस्तुत किया जाता है। और चौथा है, यह व्यवहार एवं सीखने के विभिन्न रूप प्रस्तुत करता है जिसमें निरंकुश उद्दीपन का उच्च एवं विशिष्ट अनुक्रियाओं से संबंध होता है। इनमें से कौन सी विशेषता सहज अनुबंधन में नहीं है? सही उत्तर है 3 नंबर। इसमें प्राणी द्वारा अनुक्रिया होने के पश्चात पुनर्बलन दिया जाता है। ये गलत कथन है। यहाँ पश्चात की जगह पहले शब्द होना चाहिए था। अनुक्रिया होने से पहले ही पुनर्बलन इसमें दे दिया जाता है। पुनर्बलन पहले दिया जाता है। दूसरा, निम्न में से सक्रिय या साधनात्मक अनुबंधन की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है, इसे अनुक्रिया अनुबंधन कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुक्रिया पर बल दिया जाता है। दूसरा, यह उद्दीपन उन्मुख के संबंध पर केंद्रित है। तीसरा है, यह सक्रिय व्यवहार या केंद्रीय नाड़ी संस्थान के ऐच्छिक व्यवहार का मापन करता है। और चौथा है, इसमें आरंभ प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से होने वाली अनुक्रियाओं से किया जाता है और फिर उनका रूप निर्धारण किया जाता है। इसका सही उत्तर है 2 नंबर। यह उद्दीपन उन्मुख के संबंध पर केंद्रित है। यह कथन गलत लिखा हुआ है। ये सक्रिय या साधनात्मक अधिगम की विशेषता अनुबंधन की विशेषता नहीं है, अपितु यह सहज अनुबंधन की विशेषता है। सक्रिय या साधनात्मक अनुबंधन में उद्दीपन उन्मुख नहीं, अनुक्रिया उन्मुख संबंध पर केंद्रित होता है। अनुक्रिया उन्मुख होता तब ये सही माना जाता। तीसरा प्रश्न, निम्न में से अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम सिद्धांत की विशेषता नहीं है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन, यह प्रौढ़ों और अच्छी बुद्धि रखने वालों के लिए उपयोगी है। दूसरा, इसमें अधिगम अकस्मात और तेज गति से होता है। तीसरा, इसमें उच्च बौद्धिक योग्यताएं सम्मिलित होती हैं। और चौथा, इसमें मन चेतन स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक क्रियाशील रहता है। इसका सही उत्तर 4 नंबर होगा। इसमें मन चेतन स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक क्रियाशील रहता है। ये अंतर्दृष्टि अधिगम की विशेषता नहीं है, अपितु यह तो प्रयास भूल द्वारा अधिगम सिद्धांत की विशेषता है। अंतर्दृष्टि में तो क्या होगा, मन चेतन स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्रियाशील नहीं होता, अपितु अचेतन मन है वो अधिक क्रियाशील होता है। अंतर्दृष्टि में अचेतन मन है वो अधिक क्रियाशील होगा। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? कौन से तरीके से अधिगम सबसे अधिक हो सकता है? इसका सही उत्तर है 3 नंबर। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की भी पहचान होनी चाहिए। अगर वो ऐसा करेगी तो अधिगम है वो अधिकतम स्तर पर ले जाया जा सकता है। पांचवा, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित माना जाता है?
सही उत्तर है 3 नंबर, प्रभाव का नियम पर आधारित माना जाता है। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो थोरनडाइक के 3 मुख्य नियमों में से प्रभाव के नियम पर आधारित माना जाता है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है 4 नंबर, सभी। विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां और विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध, सभी बातें अधिगम को प्रभावित करती हैं। 7वां प्रश्न, निम्न में से किस विधि में व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से दी जाती है? इसका सही उत्तर है 4 नंबर, भाषा संसर्ग विधि। इसमें व्याकरण बच्चे अपनी स्वतंत्रता के आधार पर सीखते हैं, उनको कक्ष में व्याकरण नहीं सिखाया जाता। इसे हम अव्याकृत सिद्धांत भी कह सकते हैं। 8वां, श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय किस विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं? सही उत्तर है व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रतिपादक श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं, जिसके कारण से इसे भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ कथन है, दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक हैं। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, व्याकरण भाषा का भूगोल है, ऐसा किशोरीदास वाजपेयी ने कहा। व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण है, ऐसा डॉक्टर स्वीट ने कहा है। और लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, यह पतंजलि ने कहा है। तो यहाँ 3, 4, 1, 3 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न, इस विधि के अनुसार व्याकरण भाषा के नियमों उपनियमों का संग्रह मात्र है और उसका शिक्षण नीरस और शुष्क है। बालक प्रारंभिक अवस्था में जो भाषा सीखता है वह श्रवण, अनुकरण और अभ्यास से सीखता है, व्याकरण के द्वारा नहीं। बताएं ऐसा किस विधि में कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, भाषा संसर्ग विधि या अव्याकृत सिद्धांत है, उसी में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि भाषा या व्याकरण अपने आप सीखा जाता है, भाषा ज्ञान के लिए व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। 11वां प्रश्न, निम्न में से किस विधि को संघटना विधि, श्रव्य भाष्य विधि या भाषा वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है? सही उत्तर है 1 नंबर, सैनिक विधि को ही औपचारिक अनौपचारिक विधि, संघटना विधि, श्रव्य भाष्य विधि या भाषा वैज्ञानिक विधि के नाम से पुकारा जाता है। 12वां, निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है? एक तरफ सिद्धांत लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक लिखे हुए हैं। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, सहज संबंध सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट नहीं है, अपितु हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट अलग मनोवैज्ञानिक हुए हैं, हर्बर्ट स्पेंसर अलग मनोवैज्ञानिक हुए हैं। तो यहाँ हर्बर्ट स्पेंसर होता तो सही उत्तर माना जाता। 13वां, निम्न में से संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? इसका सही उत्तर है 4 नंबर, हंसोड़।
हंसोड़ शब्द है वो हंसना क्रिया में ओड़ प्रत्यय से बना है हंसोड़, तो ये क्रिया से निर्मित विशेषण शब्द है। बाकी इमारत में ई प्रत्यय जुड़ करके इमारती बना, धन में ई जुड़ करके धनी बना, और बुद्धि में मतुप या मान प्रत्यय जुड़ करके बुद्धिमान बना। तो इमारत, धन, बुद्धि ये संज्ञाएं हैं। ये इमारती, धनी, बुद्धिमान संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं, जबकि हंसोड़ क्रिया या धातु से बना हुआ विशेषण शब्द है। 14वां प्रश्न, टोकरी में मीठे संतरे हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है 1 नंबर गुणवाचक विशेषण। इसमें मीठे संतरे, मीठे शब्द विशेषण है जो संतरों के मिठास गुण को बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। 15वां, निम्न में से संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द कौन सा है? संज्ञा से निर्मित विशेषण, इसका सही उत्तर है 3 नंबर 2 और 4। सुखी सुख संज्ञा से बना है, सुख भाववाचक संज्ञा है, सुखी विशेषण है। और ज्ञान से ज्ञानी बना है, ज्ञान भी भाववाचक संज्ञा है और ज्ञानी विशेषण है। तो सुखी और ज्ञानी ये संज्ञा से बने हुए विशेषण है। जबकि ऊपरी है वो ऊपर अव्यय शब्द है और ऊपर अव्यय से निर्मित ऊपरी विशेषण होगा। और भगोड़ा भागना क्रिया से बना है, भागना क्रिया में ओड़ा प्रत्यय जोड़ेंगे तब भगोड़ा बनेगा। तो 2 और 4 सही उत्तर होंगे। 16वां, निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर है 3 नंबर गरीबी। गरीबी शब्द विशेषण नहीं होकर के भाववाचक संज्ञा शब्द माना जाएगा। जबकि थका हारा आदमी, स्वर्गीय पिताजी, पैतृक संपत्ति ये शब्द विशेषण के रूप में आ सकते हैं, इसलिए यहाँ गरीबी भाववाचक होगा, विशेषण नहीं है। 17वां, किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसका सही उत्तर है 4 नंबर उपर्युक्त सभी में। वह औरत, इसमें वह शब्द औरत की ओर संकेत कर रहा है। कोई बालक, इसमें कोई बालक की ओर संकेत कर रहा है। और जो अभ्यर्थी में जो अभ्यर्थी की ओर संकेत कर रहा है। तो वह, कोई, जो ये तीनों ही सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माने जाएंगे। 18वां, निम्न में से सर्वनाम से निर्मित विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा शब्द सर्वनाम से निर्मित नहीं है? उत्तर है सही 2 नंबर पाशविक। पाशविक शब्द पशु धन इक से बना है और पशु एक संज्ञा शब्द है, तो पाशविक पशु संज्ञा से निर्मित विशेषण है। जबकि अहम से अहंकार ये सर्वनाम से बन गया, अपना से अपनत्व ये भी सर्वनाम से बना, और पराया से परायापन ये भी सर्वनाम से बना हुआ विशेषण शब्द है। 19वां प्रश्न, एका महती समस्या उत्पन्ना जाता, इस वाक्य में कितने विशेषण पद प्रयुक्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है 2 नंबर दवे। 2 विशेषण आए हैं। समस्या तो यहाँ विशेष्य है, और कैसी समस्या? महती और एका, ये एका संख्यावाचक और महती गुणवाचक विशेषण है, तो 2 विशेषण इसमें माने जाएंगे, एका और महती। स शीतलो गंध वह समीर है, इस वाक्य में विशेष्य पद कौन है? इसका सही उत्तर है 4 नंबर समीर है। समीर की विशेषता बताई जा रही है कि समीर यानी हवा कैसा है? शीतल है, सुगंधित है। वह शब्द भी सांकेतिक सार्वनामिक विशेषण के रूप में आ सकता है। तो स सार्वनामिक विशेषण, शीतल और गंध वह गुणवाचक विशेषण है, तो समीर है विशेष्य पद माना जाएगा। 21वां, जैसलमेरु नगरे स्थितं सोनारदुर्गं स्वर्णमयपीतपाषाणैः निर्मितम् अद्भुतं दुर्गम अस्ति, यहाँ विशेषण पद कौन सा है?
जैसलमेर नगर में स्थित सोनार दुर्ग सोने के पीले पत्थरों से निर्मित अद्भुत दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? अद्भुत। तो अद्भुत शब्द यहाँ विशेषण माना जाएगा जो दुर्ग विशेष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसलमेरु नगरे ये संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। सोनार दुर्ग भी संज्ञा के रूप में माना जाएगा। 22वां प्रश्न है, निम्न में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पद कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पद कौन सा है? सही उत्तर है 2 नंबर वयम। वयम है अहम, आवाम, वयम। ये उत्तम पुरुष के बहुवचन में आता है वयम, जबकि यूयम मध्यम पुरुष के बहुवचन में आएगा। तौ प्रथम पुरुष के द्विवचन में आने वाला है। पुल्लिंग प्रथम पुरुष द्विवचन में तौ आ जाता है। तो यहाँ पर 2 नंबर वयम सही उत्तर मानेंगे। 23वां प्रश्न, अस्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? अस्मद भी एक सर्वनाम शब्द है। अहम, आवाम, वयम जैसे रूप इसके बनते हैं और चतुर्थी में में और मय्यम दोनों रूप बनते हैं, इसलिए 3 नंबर को सही उत्तर मानेंगे। में भी सही है तो मय्यम भी सही है। 24वां प्रश्न, भवान कुत्र यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए समुचित पद कौन सा है? इसका सही उत्तर है 1 नंबर वसति। देखिए भवान जो है उसको प्रथम पुरुष के अंतर्गत स्थान दिया गया है। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का एक वचन है भवान, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी और वो है वसति। ये प्रथम पुरुष एक वचन है, जबकि वससी मध्यम पुरुष की एक वचन है। अवसन प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है और वसेत मध्यम पुरुष के बहुवचन में आ जाता है। तो एक प्रथम पुरुष एक वचन के साथ 1 नंबर की क्रिया ही सही बैठेगी। 25वां, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। कौन से महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं? इसका सही उत्तर है 4 नंबर अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों के तीनों गुजरती हैं। भूमध्य रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, तो मकर रेखा भी इससे गुजरती है। यहाँ पर 4 नंबर सही उत्तर होगा अफ्रीका। अगला है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? 4 कथन आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, केवल 1 और 2 सत्य हैं। पृथ्वी के संपूर्ण जल भाग को 4 महासागरों में विभाजित किया गया है, ये सही है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है, यह भी सही है। तीसरा है, अंटार्कटिका महाद्वीप को ओशनिया कहा जाता है, ये गलत है। अंटार्कटिका को नहीं, ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया कहा जाता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहला कदम 1773 में कैप्टन जेम्स कुक ने रखा था, ये भी गलत है। कैप्टन जेम्स कुक ने तो 1773 में इसकी खोज की थी, जबकि पहला कदम 1821 ईस्वी में रखा गया था और कदम रखने वाली व्यक्ति थे जॉन डेविस। तो ये चौथा भी कथन गलत हो गया है, इसलिए 1 नंबर, केवल 1 और 2 सत्य हैं। 27वां है, इग्लू क्या है? इग्लू है 4 नंबर, ध्रुवीय प्रदेश में बने हुए छोटे छोटे जो बर्फ के घर हैं, एस्किमो लोग जिनमें रहते हैं, उन घरों को इग्लू कहा जाता है। 4 नंबर से उत्तर हुआ। 28वां है, फेजेंडा किस महाद्वीप में पाई जाते हैं? इसका सही उत्तर है 2 नंबर, दक्षिणी अमेरिका।
दक्षिणी अमेरिका में कॉफ़ी के जो बागान हैं उन कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, इसलिए यहाँ 2 नंबर दक्षिणी अमेरिका सही उत्तर होगा। यदि प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारा कार्यक्रम, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। 29वां प्रश्न है, इनमें से सूर्य ग्रहण की सही स्थिति कौन सी है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, सूर्य ग्रहण अमावस को होता है। तो यहाँ 3 नंबर विकल्प वाला विकल्प सही होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आया है और अमावस का दिन है तो सूर्य ग्रहण होगा। 3 नंबर को सही उत्तर मानेंगे। 30वां प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर है 2 नंबर। केवल 4 नंबर का कथन असत्य है कि विषयक मानचित्रों को कैडस्ट्रल मानचित्र कहा जाता है। ये जो बात लिखी हुई है वो गलत है। विषयक मानचित्र है वो कैडस्ट्रल नहीं कहलाते, वो थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। विषयक मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, जबकि कैडस्ट्रल जो है वो कैडस्ट्रल भू संपत्ति से संबंधित मानचित्रों को कहा जाता है। बाकी तीनों कथन सही लिखे हुए हैं। असत्य पूछा था तो केवल 4 नंबर असत्य कथन माना जाएगा। ये आज के अपने प्रश्न थे। अगर आपको अच्छे लगे हैं प्रश्न और वीडियो और कार्यक्रम तो सभी लाइक और शेयर जरूर करें। कार्यक्रम के अनुसार आप अपनी तैयारी करते रहें। अभी भी आपको काफ़ी समय मिलेगा परीक्षा की तैयारी के लिए, इसलिए एक एक लाइन को ज़रूर रट लें। कक्षा 6, 7, 8 की सामाजिक अध्ययन की किताबों में से एक भी लाइन आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। हर लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये पंक्ति इस पुस्तक की इस पेज के अंदर लिखी हुई है। धन्यवाद सभी का।